स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में चेंज ही नहीं, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट तक का कॉन्सेप्ट क्लियर था। ठीक, तो अभी तक अगर एक कंक्लूजन किया जाए कि सर हम लोग क्या क्या सीख चुके हैं, अगर एक कंक्लूजन बनाया जाए तो सबसे पहली चीज़ प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का कॉज क्या है, केमिकल रिएक्शन का कॉज के बाद नेक्स्ट क्या आ गया कि भाई साहब केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, फिर हम लोग देखे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, उसमें सबसे पहला था इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस में कितने एग्जांपल्स थे? 3, जिनमें से एक में H2 निकल रहा था, दूसरे में भी H2 निकल रहा था Mg वाले में, और लास्ट जो तीसरा हम लोग का था उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा था। और तीनों को डिटेक्ट करने का भी तरीका हम बताए थे कि कैसे पॉपिंग साउंड प्रोड्यूस करेगा, कैसे लाइम वाटर को मिल्की बना देगा, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। फिर हम लोग आ गए थे फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट में, 2 एग्जाम्पल बताए थे, लीड आयोडीड वाला, ठीक, और एक एग्जाम्पल बताए थे बैरियम सल्फेट वाला। लीड आयोडीड वाला येलो हो जाता है और बैरियम क्लोराइड जो बैरियम सल्फेट बनता है वो किस प्रिसिपिटेट, कैसा प्रिसिपिटेट बनता है? व्हाइट प्रिसिपिटेट बनता है। यहाँ तक का एग्जाम्पल हम लोग देख चुके थे। आज की जो टॉपिक होगी वो 3 चीज़ें बची हैं। पहला बचा है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ये तीनों करने के बाद हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाएगा। तो कोशिश करते हैं कि आज ये तीनों निपटा ही लेते हैं ताकि कैरेक्टरिस्टिक हमारा हो जाए खत्म, और तब फिर आगे केमिकल इक्वेशन, कैसे केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं, वगैरह वगैरह ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो चलो पहला जो सबसे पहला आज का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम लोग अगर ऑल ओवर लें तो हमारा कितने नंबर कैरेक्टरिस्टिक है? तीसरा नंबर। लिखने के लिए पूरा समय देंगे, आराम से उतारना, पहले खूब बढ़िया समझो, क्योंकि देखो मेन क्या है, क्लास करने का सीधा सीधा मकसद है कि भैया आपको क्लास में ही मैक्सिमम चीज़ें याद रहनी चाहिए, और घर पे जाके अगर कोई बुक पढ़ रहे हो तो वो और सॉलिडिफाई हो जाए, ये मेन मकसद होता है। समझ रहे हो बात को? तो वो क्लास में याद हो जाएगा तब जब समझोगे और तब उसके बाद उतारोगे। इन्हें कि जब समझा रहे हैं तो उतार रहे हैं, जब उतार रहे हैं तो सर समझ में कैसे आएगा, कुछ नहीं समझ में आया, ये वाला सीन नहीं है ना। तो बताओ नेक्स्ट क्या है अपने पास? यस, जो अगला टॉपिक है वो है चेंज इन कलर, यानी कलर के अंदर बदलाव। इसके एग्जाम्पल्स हम लोग को देखने हैं। तो बहुत से ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसको आप कैरेक्टराइज कर सकते हो बाय चेंज इन कलर, कि हाँ यहाँ पे कलर का चेंज हुआ एंड दैट्स वाई ये केमिकल रिएक्शन एक केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में बदल सकता है, यानी यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ है। उनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल तो तुम कल ही देख चुके हो। सबसे पहला एग्जांपल कल देखे हो, लीड आयोडाइड वाला, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर चेंज इन कलर, बिकॉज एकदम सीधे येलो कलर मिलता है, बहुत ब्राइट रंग मिल जाता है, तो फायदा है। दूसरा एग्जांपल हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो है पोटासियम परमैंगनेट का। ठीक, यानी हम लोग देखने वाले हैं रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, रिएक्शन बिटवीन citric acid and potassium permanganate solution, इन दोनों के बीच का रिएक्शन देखना है हम लोग को। तो एक चीज बताते हैं, ये जो साइट्रिक एसिड है, ये साइट्रिक एसिड आपको पाया जाता है साइट्रस फूड्स में। जैसे आपको साइट्रिक एसिड ऑरेंज में मिल जाएगा, वैसे फूड जो खट्टे होते हैं, खाने में खट्टा लगता है, उसमें एक एसिड, एक ऑर्गेनिक एसिड पाई जाती है। देखो 2 टाइप के एसिड्स अगर चाहो तो क्लासिफाई कर सकते हो, एक ऑर्गेनिक एसिड होता है और एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। ऑर्गेनिक एसिड हार्मफुल नहीं होता है। ठीक, जैसे आप जब चाउमीन बनाते हैं तो उसमें विनेगर डालते हैं, सिरका, वो भी एक एसिड है, और वो ऑर्गेनिक एसिड है, तो वो आपको एक टेस्ट प्रोड्यूस करके देगा, वो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। जैसे हमारे खुद के स्टोमक में से आप अगर ये पढ़े होगे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पढ़े होगे और डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े होगे, तो उसमें तुम लोग को इतना जरूर बताया जाता है कि हमारे स्टोमक में से 3 सीक्रेशन होती है, एक HCl की, एक पेप्सिन की और एक म्यूकस की। म्यूकस एक लेयर बनाता है, पेप्सिन का काम अलग होता है और HCl का काम अलग। तो HCl भी एक एसिड है, वो एसिड हमारे बॉडी में खाना पचाने का काम करता है। समझ रहे हो कहने का मतलब? तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो उतने हार्मफुल नहीं होते हैं, वो हम लोग यूज कर सकते हैं अपने भोजन में। तो ये जो साइट्रिक एसिड है ये एक ऑर्गेनिक एसिड है, और इसका जो केमिकल फॉर्मूला काफ़ी बड़ा है, तो उस केमिकल फॉर्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं है, ना ही कभी पूछता है। तो सिर्फ हम साइट्रिक एसिड को साइट्रिक एसिड की तरह ही
प्रोनाउंस करेंगे बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक एसिड है। तो बताओ क्या होगा हमारे पास, हमने एक साइट्रिक एसिड ले लिया। अब बताओ साइट्रिक एसिड है तो ये सॉलिड फॉर्म में होगा ना, स्क्वायर स्क्वायर बना हुआ रहेगा, नहीं। अरे भाई एसिड कभी स्क्वायर में रहता है, कभी देखा है कि वो स्क्वायर तक गुर्दे में चला के मार दिए एसिड, ऐसा कभी होता है? नहीं होता है। साइट्रिक एसिड आप किस चीज में ले लोगे बताओ? हाँ, एक टेस्ट ट्यूब में आप साइट्रिक एसिड ले लिए, ठीक है। अच्छा, वही दूसरे साइड आपने एक बीकर ले लिया, और इस बीकर में आप ले लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन। किसका सॉल्यूशन? पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो इसका फॉर्मूला आपको जानना जरूरी है बिकॉज ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला मस्ट है जानना। पोटेशियम परमैंगनेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है KMnO4। क्या होता है? KMnO4, पोटासियम परमैंगनेट कहा जाता है इसको। एक और इसी से मिलता जुलता नाम है पोटासियम डाइक्रोमेट, ये भी आपको आगे मिलेगा, वो यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है, लेकिन हम तुमको एज अ फॉर्मूला के लिए वो स्पेशल नाम और बता दे रहे हैं। क्या नाम बताया मैंने, बताओ? पोटासियम डाइक्रोमेट। अगर ये शब्द कहीं दिखे तो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है K2Cr2O7। क्या होता है? K2Cr2O7, याद कर लेना। पोटासियम परमैंगनेट का KMnO4 और पोटासियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। तो आपने एक बीकर में KMnO4 यानी पोटासियम परमैंगनेट ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब में आपने साइट्रिक एसिड ले लिया। अब देखो प से पोटासियम परमैंगनेट और प से कलर होता है पर्पल या फिर पिंक भी कह सकते हो, ठीक है। तो पोटासियम परमैंगनेट का जो जनरल कलर है ये पहले से कलर ऐसा नहीं कलरलेस होता है बेचारा, नहीं। जैसे ये तुम्हारा साइट्रिक एसिड ये तो कलरलेस होगा, ठीक है, ये कलरलेस होगा। लेकिन अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट की बात करोगे तो ये पर्पल कलर का होता है। किस कलर का? पर्पल। जैसे पोटासियम प से पोटासियम, प से पर्पल, ठीक है। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? कभी कभी भूल जाएगा बंदा। होता क्या है कि हम लोग याद कर लेते हैं प से पोटेशियम और प से पिंक याद आता है बिकॉज ज़्यादा फेमस शब्द है पर्पल के रिस्पेक्ट में। लेकिन एक बात बताओ, पोटेशियम परमैंगनेट में पी कितना बार है? अब पर्पल में पी कितना बार है? 2 बार। तो इससे तुम हमेशा याद रख सकते हो रिलेट करके कि ओके पोटेशियम परमैंगनेट यानी पर्पल, याद रहेगा। तो बताओ इसका नॉर्मल कलर क्या होता है? पर्पल होता है। अब आप क्या किए, जैसे ही इस दोनों को मिला दिए, ऐड कर दिए साइट्रिक एसिड को और पोटेशियम परमैंगनेट को, तो इसका पर्पल कलर खत्म हो गया। और ये पर्पल कलर से कैसा बन गया? जो नेक्स्ट सॉल्यूशन तुम्हारा इस बीकर में रहेगा वो किस कलर का बना हुआ रहेगा? कलरलेस हो जाएगा, ठीक। अब सिंस हमको साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता है, नहीं बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड है, तो हम इसका केमिकल रिएक्शन नहीं लिख सकते हैं और इसे केमिकल रिएक्शन का जरूरत भी नहीं है, न कहीं आता है न कहीं कोई जानता है, कोई नहीं पढ़ना चाहता है साइट्रिक एसिड। हम लोग खुद नहीं पढ़े साइट्रिक एसिड का केमिकल रिएक्शन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ, ठीक। वो क्या होता है वो किसी काम का नहीं है। बस ध्यान देने वाली ये बात है कि जब कभी भी हम साइट्रिक एसिड को पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं तो उसका पर्पल कलर खत्म होकर कलरलेस में बदल जाता है, ठीक। तो हम यहाँ पे चाहेंगे तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे पहला एग्जांपल में कि रिएक्शन बिटवीन साइट्रिक एसिड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, क्या लिखोगे? व्हेन साइट्रिक एसिड इज ट्रीटेड विथ व्हाट, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं KMnO4, देन क्या होगा बताओ? पर्पल कलर ऑफ KMnO4 becomes कलरलेस, पूरा कलरलेस हो जाएगा। तो पहले पर्पल था, अब कैसा हो गया? कलरलेस हो गया। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे कौन सा रिएक्शन हुआ है? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है। और कैसे पता चला? बिकॉज यहाँ पे कलर में चेंज हो गया, चेंज इन कलर। तो इसको उतार लो फिर आगे बढ़ते हैं, डू इट फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस, रिएक्शन बिटवीन सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड एसिडिफाइड पोटेशियम
डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, इसके बीच में आप समझना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गैस का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? सॉल्यूशन के साथ हो रहा है। ठीक, तो देखिए आप क्या करते हैं, आपके पास एक छोटे से बीकर में पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन होता है, लेकिन ध्यान रखना कि ये पोटासियम डाइक्रोमेट सिर्फ पोटासियम डाइक्रोमेट नहीं होता है, उसके आगे भी कुछ लगा है, ये एसिडिफाइड K2Cr2O7 है। इसका मतलब समझ रहे हो, एसिडिफाइड K2Cr2O7 का मतलब मीन्स इसमें थोड़ा बहुत एसिड का भी अमाउंट होता है, सिर्फ K2Cr2O7 नहीं होता है, इस सॉल्यूशन में 2-4 बूंद एसिड भी मिला दिया जाता है। अब सर इससे फायदा क्या होता है? तो रिएक्शन तेज हो जाता है, समझ लो। कैटलिस्ट का नाम सुने हो? कैटलिस्ट केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस होता है, जरूरी नहीं कि वो एक ही सब्सटेंस हो, केमिस्ट्री में वैसे सब्सटेंस को कैटलिस्ट कहा जाता है जो रिएक्शन के रेट को बढ़ाता हो। ठीक, दोज सब्सटेंस आर कॉल्ड या दोज मॉलिक्यूल और दोज कंपाउंड आर कॉल्ड कैटलिस्ट विच इनहैंस द रेट ऑफ रिएक्शन। इसको ऐसे समझो कि मान लो दो दोस्त के बीच में झगड़ा है और तीसरका जाके झगड़ा को बढ़ा दिया, समझ रहे हो बात को ना? क्या कर रहा, तुम्हारे बारे में वही बोल रहा था, उसको जाके बोल दिया कि तुम्हारे बारे में वही बोल रहा था। पहले हम लोग क्या करते थे स्कूल में, जैसे मान लो कुछ करने को नहीं है, तो जैसे मान लो कोई एक्स लड़का है, हम लोग एक्स को बोलेंगे एक्स, वाई तक आ रहा है, वाई को वाई एक्स तक आ रहा है, और वो दोनों आपस में देख के क्या है, ऊपर क्या है, हम लोग अपना मजा लेते थे बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है? दो के बीच में रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देना। वही अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दे रहा है, जैसे मान लो हाइड्रोजन, हम लोग आजकल जैसे आप सुने हो कि सर जो H2 है हाइड्रोजन, ये इनफ्लेमेबल गैस है, हाईली इनफ्लेमेबल गैस है, यानी थोड़ा सा एनर्जी दो तुरंत जलने लगता है। तो इसका प्रयोग हम लोग क्या नहीं करते हैं अपने बाइक में, हम हाइड्रोजन इतना सारा और एटमॉस्फेयर में उससे कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन बहुत कम है, और वहाँ से हाइड्रोजन को निकालना बहुत महंगा प्रोसेस है, समझ रहे हो? मान लो कि तुम हाइड्रोजन निकाल ही लिए, लेकिन इतना ना महंगा पड़ गया निकालना कि कोई खरीद ही नहीं रहा है। ऐसे अभी देखो, सोलर पैनल इज द बेस्ट वे टू हार्नेस द इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, बट हम लोग यूज़ करते हैं क्या सोलर पैनल? नहीं यूज़ करते हैं। क्यों? महंगा पड़ता है, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। चाहो तो तुम यूज़ कर सकते हो, और उतना भी इफ़िशियंट नहीं है। उसकी इफ़िशियंसी बढ़ानी होगी तो पता चलेगा कि आपको पूरे छत पे सोलर पैनल लगवाना पड़ेगा, और उसके साथ बड़े बड़े बैटरीज लेने पड़ेंगे, तब जाके तुमको दिन रात अच्छे से फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन उसके वजह से घाटा क्या है? अब ऐसा मौसम में ये 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, बरसात कभी कभी देखते हो चल रहा है, नहीं 3 दिन 4 दिन तो क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो इफ़िशियंट उतना नहीं है और महंगा भी है अच्छा, उससे हमारा फॉसिल फ्यूल बर्बाद नहीं होता है, लेकिन भाई प्रॉफिट भी तो उस लेवल पे नहीं है। तो उसी तरीके से हमारा जो कैटलिस्ट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम करते हैं। हम लोग पानी से H2 को निकाल के फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। वाटर से इलेक्ट्रोलाइसिस किए H2 बाहर निकल गया, आसानी से निकल जाता है, और वहाँ से हम उसको फ्यूल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो जलना स्टार्ट करता है, वो इतना तेज़ी से जलता है कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो कंट्रोल कंबशन नहीं हो सकता है। अब मान लो कि हम कोई ऐसा, हमको ज़रूरत है 500 डिग्री सेल्सियस का, और हमारे पास 1500 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो भैया जिस बर्तन में जला रहे हो वो बर्तन में पिघल जाएगा, समझ रहे हो? तो कहाँ से कुछ कर पाएंगे हम लोग? पता चला बाइक चला रहे हैं, आदम इतना ना तेजी, एक के पर हमारा भक से वहाँ जाके इंजन सीज कर गया, बहुत तेज़ एनर्जी मिल गया। कभी देखिए वैसे फास्ट एंड फ्यूरियस वगैरह मूवी वगैरह देखोगे तो वो समझ में आता है कि जब गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है, अच्छा अपने यहाँ देखते हो कभी सुनो इंजन सीज कर जाना, गाड़ी में मोबिल क्या डाला जाता है ताकि उसको क्या करे, वो ठंडा करे, उसकी हीट को मोबिल क्या कर लेता है, ले लेता है, जिसकी वजह से इंजन ठंडा रहता है। अब तुम एकदम खूब तेज में 150-160 की स्पीड में चला रहे हो, पता चल रहा है कि आधा घंटा तक लगातार उसी की स्पीड में चलाए। अब वो जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है उसे टक 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 ऐसे चलता है, रगड़ाते वो गर्म हो जाता है फ्रिक्शन से। अब पता चलेगा कि जब फ्रिक्शन से गर्म हो जाएगा तो पिघल जाएगा, और जैसे पिघलेगा बस उसमें जाके चिपक जाएगा इंजन सीज, वहीं पर गिरोगे धड़ाम से, ठीक है? कोई चारा फिर उसके बाद नहीं है, उसका स्टार्ट तो नहीं होगा गाड़ी, व्यवस्था टाइट हो ही जाएगा। तो इसी वजह से एक लिमिट होता है। तो H2 को नहीं लिया जा सकता है फ्यूल के तौर पे, बिकॉज वो बहुत तेज़ी से रिएक्ट करता है। तो हमारे केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे सब्सटेंस है जो रिएक्शन को स्लो करते हैं,
जहाँ पे जरूरत पड़ती है रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो करने का वो स्लो करते हैं, जहाँ जरूरत पड़ती है रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करने का वो फास्ट कर देते हैं। तो जो फास्ट करता है उसको कैटलिस्ट कहते हैं और उसका नाम भी कैटलिस्ट है, लेकिन जो स्लो करता है वो भी कैटलिस्ट है, लेकिन वो नेगेटिव कैटलिस्ट है और इसी वजह से उसका नाम होता है इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स, HIBTORS। हम पढ़ाएंगे इन सब के बारे में। उसको क्या कहते हैं बताओ? इनहिबिटर्स। यानी कोई कहे कि ये चीज इनहिबिटर है, जैसे H2O इनहिबिटर है, इसका मतलब ये रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा? कम कर देगा। कोई बोले कि SO2 कैटलिस्ट है, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर देगा? फास्ट कर देगा। तो उसी तरह K2Cr2O7 में हम एसिड इसीलिए मिलाते हैं ताकि इसका रेट ऑफ रिएक्शन सल्फर डाइऑक्साइड के साथ क्या हो जाए? बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, जब ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो इसका कलर होता है ऑरेंज। किस कलर का होता है बताओ? इनिशियली ऑरेंज था, शुरुआत में ये ऑरेंज रंग का था। ठीक, आपने क्या किया कि कहीं से एक पाइप ले आए और उस पाइप में भाई अब सल्फर डाइऑक्साइड इसे फूंक के थोड़ी दे दोगे, चाहे इसे चम्मच से निकाल के थोड़ी डाल देगा, गैस है, कैसे निकालोगे? पाइप चाहिए। तो भाई साहब इसे पाइप ले आए, पाइप ला के यहाँ पे कोई टैंक था, इसको एक टैंक से कनेक्ट कर दो। ये SO2 का मान लो टैंक है, यहाँ पे नॉब लगा देते हैं। चलो, अब जैसे ही तुमने इस नॉब को ओपन किया, यहाँ से SO2 गैस आना चालू हुआ और आके इसमें मिल गया। धीरे धीरे गैस उसमें जाएगा, कुछ गैस इसमें मिल जाएंगे, कुछ बबल्स बन के बाहर निकल जाएंगे। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद तुम क्या देखोगे? धीरे 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 इसका ऑरेंज कलर फेड कर जाएगा, इसका ऑरेंज कलर धीरे धीरे बदल जाएगा, टर्न हो जाएगा। किस कलर में? ग्रीन। ऑरेंज से किस कलर का हो जाएगा बताओ? हरे रंग का हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये पूरा का पूरा किस कलर में आ गया? हरे रंग में आ गया। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? कलर का चेंज हुआ, और कलर का चेंज हुआ यानी यहाँ पे क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है आपके किस चीज़ का? केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, तो चलो बताओ, एक और एग्जांपल मिला चेंज इन कलर में। क्या? व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट which is originally orange in color react with sulfur dioxide gas, then after some time the orange color of potassium dichromate what? Turns into green color and it is an example of change in color. Clear है? चलो इसको उतार फास्ट। बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर से पहले हम दो चीज़ें बता दें तुम लोग को, एक्सोथर्मिक क्या होता है और इंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, और दो चीज़ें और बताएंगे जो यहीं पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। ये चार चीज़ के बाद हम लोग आएंगे चेंज इन टेम्परेचर पे। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किस रिएक्शन की? एक्सोथर्मिक। किसका बात करना है सर जी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बात करना है कि आखिर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। देखो, थर्मिक शब्द जो होता है ना, थर्मल, ये यूज करते हैं हीट के लिए। कभी भी अगर ये थर्मिक शब्द देख लो, थर्मल शब्द से बना है, तो ये किस चीज के लिए यूज होता है बताओ? कहां से बना है? थर्मल से बना है। और यूज किस चीज के लिए होता है? तो ये हम लोग बेसिकली यूज करते हैं किस चीज के लिए? हीट के लिए। और एक्सो का मतलब क्या होता है? देना, एग्जिट करना। एक्सो शब्द किस चीज से बना है? अगर हम एक्सो की बात करें तो कहां से निकल के आया एक्सो? एग्जिट से। एग्जिट मतलब क्या हो गया? बाहर की तरफ देना। किसी चीज को बाहर करना क्या कहलाता है? एग्जिट कहलाता है। तो इसके नाम में ही सब कुछ है। एक्सो मतलब बाहर करना, थर्मल मतलब हीट। यानी अगर किसी केमिकल रिएक्शन में हीट बाहर की तरफ निकलती है तो हम वैसे केमिकल रिएक्शन को एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। समझ रहे हो क्या कॉन्सेप्ट क्या है? यानी अगर हम पूछें व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो क्या बोलोगे? ऑल दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज, बाहर की तरफ नहीं निकलना, हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड। क्या बोलोगे? इवॉल्व्ड। यानी हीट एनर्जी क्या होता है? बाहर निकलना को इवॉल्व्ड कहा जाता है। अगर हीट एनर्जी बाहर निकलती है तो वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आ रही है बात समझ में? एक सबसे बायोकेमिकल, कभी ऐसा फील किया हो कि खाना पीना खाने के बाद थोड़ा गर्मी ज़्यादा लगता है? कभी ऐसा फील किया खाना खाए और गर्मी ज़्यादा लगता है? कभी ऐसा फील करना, क्यों? बिकॉज खाना खाने के बाद जब आप रेस्पिरेशन करते हैं तो
एनर्जी बनता है, एनर्जी क्रिएट होता है, कंबशन होता है, और वही चीज़ क्या कहलाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। तो जो चीज़ें डाइजेस्ट होती हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है हमारा। समझ रहे हो बात को? अच्छा, कभी सबसे बेस्ट एग्जांपल देखो, आप चूना ले लो, चूने को पानी में मिलाओ तो तुमको देखोगे कि पानी गर्म होता दिखेगा। ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जो तुम कहीं पे भी देख सकते हो। यहाँ पे क्या हो रहा है? गर्म हो रहा है, इसका मतलब आपको बाहर एनर्जी दे रहा था, तुमको गर्मी फील हो रहा है। अगर हम तुमसे एनर्जी खींच लें तो तुमको क्या फील होगा? ठंडी फील होगा। अच्छा, एक बात बताओ, हम बड़ा मतलब फिजिकल क्वेश्चन है, अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं, जैसे मान लो कभी कभी बुखार जब होता है ना, दीवार वाल छूने का बड़ी मन करता है, कभी फील किए हो? बिस्तर पर दीवार छू अच्छा लगता है नहीं? तो ठंडा होता है, गर्मियों के दिन ठंडी छू, ठंडा ठंडा लग रहा है, तो ये छूने पर ठंडा लग रहा है। क्या हो रहा है जो तुमको ठंडा लग रहा है? तुम्हारे हाथ से इसके में एनर्जी जा रहा है कि इससे में तुम्हारे हाथ में एनर्जी जा रहा है? अच्छा, मेरे हाथ से इसके में जा रहा है, इसीलिए हमको क्या लग रहा है? ठंडा लग रहा है। अब बताओ, तो मेरे पास ज़्यादा एनर्जी है कि उसके पास? मेरे पास से जा रहा है ना, मेरे पास से जा रहा है ना। तो अगर मेरा बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है एटमॉस्फेयर के हिसाब से, तो मेरे शरीर से एनर्जी बाहर निकलेगा और मेरे को कैसा लगेगा? ठंडा लगेगा। यही होता है, जब ठंडी की दिन आती है तो उस वक्त टेम्परेचर रहता है 16 डिग्री 17 डिग्री, और हमारे बॉडी का टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं, उसको डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 16-17 डिग्री से तो ऑब्वियस बेसी ज़्यादा ही रहता है। नहीं, तो उस वक्त क्या होता है? हमें सीवरिंग फील होती है, ठंडी फील होती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी से टेम्परेचर कहाँ जा रहा होता है? बाहर। लेकिन अगर हम गर्मी के दिन की बात करें तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री चला जाता है। हमारा टेम्परेचर 45 डिग्री 46 डिग्री होता है? नहीं होता, हमारा कम होता है। तो अब हमें बाहर से अपनी और एनर्जी मिलती है, जिससे हमें क्या फील होता है? गर्मी फील होता है। समझ रहे हो? तो वही मैं बता रहा हूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, कि अगर कोई रिएक्शन हुआ और रिएक्शन से बाहर की तरफ एनर्जी निकलना स्टार्ट हो गया, एनर्जी इवॉल्व होना स्टार्ट हो गया, यानी तुमने रिएक्शन के पतीले को छुआ, तुमको गर्म लगा। समझ रहे हो? इसका मतलब समझना कि वहां पे कौन सा रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक है। समझ गए? क्लियर कॉन्सेप्ट है। जैसे कुछ एग्जांपल बताओ सर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। सबसे बेस्ट और ऑब्वियस एग्जांपल है कि आप चूना लीजिए, चूने को पानी में मिलाइए, आप देखिएगा कि पानी आपका खौलने लगेगा। जाना 250 ग्राम चूना लेना 500 रुपये मिलेगा, अब पानी तो खैर अपना कहीं भी मिल जाएगा, नहीं डाल के देख लेना कि कितना गर्म हो रहा है कि नहीं गर्म। ओरिजिनल चूना ले लेना, डुप्लीकेट लोगे तो फिर हम नहीं कुछ कर सकते हैं। जो ओरिजिनल चूना होता है मार्केट में मिल जाता है, ले लोगे, आराम से काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? एक्सोथर्मिक हो गया। अब बात करते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन की। इसमें क्या होता है? इंडोथर्मिक रिएक्शन में ये सराउंडिंग से हीट एनर्जी को लेता है। जब आप रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या कर लेगा? अपने आसपास से हीट एनर्जी को ले लेगा, तभी रिएक्शन होगा, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, कभी माचिस के तिल्ली को जलाओ तो भाई इसके अंदर क्या, माचिस के तिल्ली पे क्या लगा होता है? जो ऊपर होता है गोल गोल, तो ये है ना, ये क्या है सर? मसाला है सर। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मत लगाना। ये क्या है? ऐसे ऊपर जो लगा हुआ है कौन सा केमिकल है? अरे तुम लोग प्रैक्टिकली जिंदगी में कभी साइंस नहीं पढ़ाएगा। कैसा लड़का है? 9th क्लास में तुम लोग पास करके 10th में आए हो, तुम लोग अपने आसपास की चीज़ को देख के दिमाग में क्वेश्चन नहीं उठता है कि क्या जाने क्या है, कैसे हो जा रहा है? ये सब नहीं होता है मन में। फास्फोरस, ये क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस के बारे में एक और जानकारी दे देते हैं। फास्फोरस दो तरह प्रकार का होता है, एक रेड फास्फोरस, एक वाइट फास्फोरस। तो यहाँ जो लगा है वो रेड फास्फोरस होता है। तो लाल नहीं दिख रहा है सर, तो कलर मिला दिया गया है, ठीक, नाम है वो, लाल नहीं दिखता है, ठीक है। तो ये फास्फोरस होता है ना। और इसी फास्फोरस को आप कभी जाके इस पर रगड़ो, दीवार पर जलेगा। फिल्म नहीं है कि टकला पे रगड़ के जला लेता है, सिगरेट जला लेता है, ऐसा नहीं चल रहा है, ठीक। फिल्म नहीं चल रहा है, देखिए ना कभी एक आध को फिल्म में तो लड़की के देह से जला लेता है, कहता है सो हॉट, और जला लिया, जला के फिर उसके बाद सिगरेट पी लिया, चल दिया। नहीं होता बहुत, तुमको हम तो बहुत बार देखे तो पड़े, बड़ी आश्चर्य हुआ, हम भी जलाते हैं, कोशिश करते हैं, खूब रगड़े दीवार में, इन्होंने दीवार खराब हो गया, लेकिन जरा नहीं। बाद में पता चला कि कभी नहीं चलेगा, साइंस नहीं पता था उस वक्त मेरे को। ये भी फास्फोरस है। जब दोनों को आप रगड़ते हैं ना ऐसे, ठीक, जब रगड़ोगे तो इनमें फ्रिक्शन होगा, और इस फ्रिक्शन की वजह से क्या होगा, यहाँ पे इसको बाहर से टेम्परेचर मिला। जैसे ही बाहर से टेम्परेचर मिला, ये फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और रिएक्ट करके जल गया, ठीक। तो वैसे रिएक्शन जिसको प्रोसीड कराने के लिए आपको बाहर से एनर्जी देना पड़े, वो रिएक्शन कहलाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन।
क्लियर है? तो दो टाइप के रिएक्शन हो गए, हम लिखवा देते हैं, दोनों को लिखवा देंगे, पहले समझ लो। दो टाइप के रिएक्शन हो गए, एक एक्सोथर्मिक और एक एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट है वो बाहर की तरफ निकलता है, और एंडोथर्मिक में क्या होता है, जो हीट है वो ऑब्जॉर्व होता है। समझ रहे हो बात को? चलो अब बड़ा मजेदार बात बताते हैं, एक वो बहुत अच्छा चीज तुम लोगों को दिखाते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। एक बार देखो होता है क्या, जब आप 10th पास करते हैं ना, तो 10th पास करने वाले होते हैं तो बहुत सा ऐसा अगाड़ बगाड़ कोचिंग वोचिंग वाला सब आते हैं सब, वो सब आके आपके स्कूल में लेते हैं एग्ज़ाम, बोलते हैं कि हम आपको स्कॉलरशिप देंगे। एक्चुअली वो डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है? वो अलग अलग मार्केटिंग एजेंसी होती है जो कि अपने पर्टिकुलर किसी कोचिंग से टाई अप कर लेते हैं और उनसे क्वेश्चन लेके आते हैं डेटा कलेक्ट करने, और वो डेटा फिर बाकी दूसरे कोचिंग एजेंसी को भी बेचा जाता है। आपका डेटा, आपने जो वहाँ पे नाम भरा है, ईमेल भरा है, जो नंबर भरे, तो खूब दिन दिन कॉल आता है, हेलो मैम हाउ आर यू, आई वांट टू, लेके पूरा लंबा चौड़ा भाषण देती है कि हम अब चाहते हैं कि आइए आप मेरे यहाँ एडमिशन लगाइए, हम आपको इतना % स्कॉलरशिप देंगे, फील करोगे। ज़्यादा दिन का बात नहीं है, बस 7-8 महीना का बात है, उसके तुरंत फील करोगे इस बात को, तो टेंशन का बात नहीं है। तो वो डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो उसी टाइप का एक पेपर हुआ था, बच्चे सब देते हैं हर साल, तो मेरे पास लेके आया था पेपर में। वो कितना बढ़िया क्वेश्चन, बड़ा अच्छा लगा वो क्वेश्चन देख के, कि एक रिएक्शन है जिसमें A से B बन रहा है। क्या बन रहा है? A से B, और ये रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। कैसा रिएक्शन बताओ? एक्सोथर्मिक। तो अब आपको बताना है कि अगर चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट, सीधे कहो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट ले लेते हैं, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट, दोनों साथ साथ ले लो, है ना? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को अगर हम लोग डेल्टा H से दिखा रहे हैं, किससे? देखो डेल्टा जो टर्म है ना, ये जो देखो ये चीज़, ये आपका असल में ट्रायंगल मत समझना, है ना? हम लोग इसको ट्रायंगल की तरह यूज़ करते हैं, लेकिन असल में ये ट्रायंगल नहीं है, मत छोड़ दो। ग्रीक का अल्फ़ाबेट है, जैसे हम लोग में ABCD होता है, तो उस समय होता है डेल्टा। हम लोग A U A करके मस्त रहते हैं, उसे पता नहीं थोड़ा लंबा चाहिए, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, फाई, ऐसे करके उन लोग का ABCD है। तो उसमें एक है ये डेल्टा, ये होता है कैपिटल डेल्टा और ये होता है स्मॉल डेल्टा। ये मैथ्स में ज़्यादातर यूज होता है और ये केमिस्ट्री में ज़्यादातर यूज होता है। इस डेल्टा का दो मतलब, एक तो होता है चेंज, डेल्टा मतलब चेंज। अगर जैसे मान लो मेरी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर प्रति सेकेंड, मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर प्रति सेकेंड, तो मेरी चेंज इन वेलोसिटी को अगर दिखाना हो तो हम इसको ऐसे दिखाएंगे, डेल्टा भी से। समझ रहे हो? ये डेल्टा भी क्या चीज को दिखाएगा? वेलोसिटी का चेंज, बदलाव दिखाएगा। ठीक, तो यहाँ जो डेल्टा एच है वो क्या दिखा रहा है? चेंज इन टेम्परेचर। समझ गए? तो भाई ए से बी बना, रिएक्शन एक्सोथर्मिक था, तो पूछ रहा है कि डेल्टा एच चेंज इन टेम्परेचर है। तो अब आप ये बताइए कि आपका डेल्टा एच 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा, या फिर ये 0 के बराबर होगा, या नहीं बताया जा सकता है? नन। सोच लाल मुरारी, जल्दी सोचो। डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन है बाबू, देख लेते हैं, देखते हैं कैसे 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा होगा, कैसे होगा निहाल? चलिए बहुत बढ़िया, बट गलत है। गलत इसीलिए, सोचो ध्यान से, तुम खुद समझना कि भाई साहब मान लो कि हम ए थे नॉर्मल, अभी तो मेरे से हीट उट नहीं निकलेगा ना, रिएक्शन होगा तभी निकलेगा। हम ए थे, आराम से हैं, ठीक। एक दूसरा बी आया, हमने बी को लगा लिया गले, जैसे गले रिएक्शन होने लग गया, ये समझो। ठीक भाई, दो कंपाउंड थे ए और बी, हमने गले लगा लिया, रिएक्शन होना स्टार्ट हो गया। अब जैसे हम गले लगा, रिएक्शन होना स्टार्ट हुआ, अब मेरे से हीट बाहर निकल रहा है। ठीक, तो मान लो मैं पहले 50 डिग्री सेल्सियस पे था, जब मेरे से हीट बाहर निकलने लग गया तो अब मेरा 50 डिग्री से ज़्यादा 100 डिग्री होगा कि कम होगा? कम होगा, कम होगा। यानी कि अगर इनिशियली मैं 50 डिग्री सेल्सियस पे हूँ तो आफ्टर रिएक्शन मेरी टेम्परेचर कितनी हो जाएगी? कम होगी। 50 से कम होगी, तो 50 से कम कितनी होगी? कुछ भी हो सकता है भाई। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो घट के हम दे बाहर देते गए कितना डिग्री हो गया? 30 डिग्री हो गया। तो इनिशियल 50, फाइनल 30, और चेंज को क्या कहा जाता है? फाइनल माइनस, अरे बदलाव तुम्हारा इनिशियल माइनस फाइनल थोड़ी होता है यार। अभी तुम जैसे हो, फाइनल में कैसे रहोगे उसको ना बदलाव कहते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल ना चेंज, तो फाइनल कितना?
इनिशियल कितना, तो चेंज कितना, तो पॉजिटिव की नेगेटिव, बस धरा गए। यही चीज होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, है ना। बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, तो याद रखना कि व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी एक्सोथर्मिक रिएक्शन देन द डेल्टा एच मीन्स चेंज इन टेम्परेचर इज ऑलवेज नेगेटिव। समझ गए। या मान लो कभी एक्सोथर्मिक ना बोल के सिर्फ ही बोल दे कि इस वाले रिएक्शन में जो डेल्टा एच है वो निगेटिव है, तो बताइए रिएक्शन कैसा है, तो कहना क्या हो गया। चुन्नू का अगर घर का नाम मुन्नू है तो मुन्नू का बाहर का नाम चुन्नू ना होगा। समझ रहे हैं कहने का मतलब। तो क्या होगा आंसर बताओ, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ, उसको उलट के पूछ सकता है। और जस्ट इसी को उल्टा कर दें, अगर रिएक्शन इंडोथर्मिक है तो भैया पहले गरीब था, बाहर से एनर्जी ले लिया तो अमीर हो गया तो फाइनल ज़्यादा इनिशियल कम, तो ज़्यादा में से कम घटेगा तो पॉजिटिव। तो वही अगर इंडोथर्मिक की जगह वहाँ एक्सो की जगह इंडो लगा दें तो क्या मिलने लगेगा, पॉजिटिव। समझ गए मेरे कहने का मतलब क्या है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखना बाबू, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, नहीं समझ पाते बच्चे, सिर्फ डेफिनेशन रट लेते हैं कि एक्सोथर्मिक का मतलब ये है, एंडोथर्मिक का मतलब ये है, लेकिन एग्जैक्टली क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक, तो समझ गए एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में एनर्जी बाहर की तरफ जा रहा है तो एक्सोथर्मिक है, या फिर अगर एनर्जी अंदर की तरफ आ रहा है तो एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में चेंज इन टेम्परेचर हमेशा नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक में चेंज इन टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव होता है। हम सबको लिखवा देंगे, अभी चिंता मत करो, सबको हम एक एक करके लिख देंगे बोर्ड पे, उसके लिए दिक्कत नहीं है। बट इतना समझ में आ गया पूरा बढ़िया से। ठीक, अब आते हैं दो और चीज़ों पे। मैंने बताया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस। देखो ये सब तुमको बुक में नहीं मिलेंगे, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। क्या है स्पॉन्टेनियस, क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो कभी भी जो शब्द है ना स्पॉन्टेनियस शब्द यूज़ करते हैं अपने आप से होने के लिए। जैसे मान लो कि भाई ताश का पत्ता है, ताश का पत्ता ऐसे खड़ा पूरा बढ़िया से बना हुआ है, हल्का सा कोई कोंच दिया तो धड़धड़ा के पूरा गिर जाएगा, वो हो गया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। मतलब वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाए, उसको किसी चीज़ का जरूरत ना पड़े, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और वो रिएक्शन जिसमें आपको बाहर से एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रेशर सब कुछ लगाना पड़े ताकि रिएक्शन आगे बढ़े, तो उसको कहते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। समझ रहे हो बात को। यानी वो रिएक्शन जो खुद से होगा वो क्या है, स्पॉन्टेनियस। जो खुद से नहीं होगा वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस। बोलो क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। जैसे एग्जांपल बताओ सर, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एक एग्जांपल बताओ। जैसे कोई भी एक रिएक्शन बताओ जो स्पॉन्टेनियस है, बताओ, सोचो। मैंने बताया है, गारंटी बताए हैं कि हाँ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। खुद सोचो, हम 3 दिन का जो क्लास किया ना, तीसरा दिन है ना जी, इस 3 दिन में हमने स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल बताया है। पहले ये सोचो कि स्पॉन्टेनियस क्या है, जो खुद से पकड़ ले, खुद से हो जाए, खुद से रिएक्शन होने लग जाए। तो वो रिएक्शन कौन सा अभी तक हम बताए हैं जो स्पॉन्टेनियस तुमको दिखा। क्या H2 का O2 के साथ, ना 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 ना। क्या Mg जलाने वाला, ना वो भी नहीं। तो जिंक को H2SO4 से मिलाए थे, क्या मतलब उसको कुछ किए थे, कहा गरम वरम किए थे, उसको बोले थे बाबू प्लीज़ प्लीज़, ऐसा कुछ किए थे नहीं ना, वो अपने आप होने लग गया था ना। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया था सोडियम वाला, याद है, मैंने बोला था कि सोडियम के पेपर में एक तो पूरा का पूरा धान का खेत जला दिया गया था। सबसे बेस्ट एग्जांपल था वो कि व्हेन सोडियम इज प्लेस्ड इन एटमॉस्फेयर इट विल जस्ट स्टार्ट बर्निंग एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस, बिकॉज ये अपने आप हुआ, वहाँ पे कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो ये सब रिएक्शन आपके स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। या फिर आप ले लो लीड आयोडाइड वाला, हमने कुछ किया था उसमें, सिंपल लीड आयोडाइड को लीड नाइट्रेट पोटासियम आयोडाइड को लीड नाइट्रेट में मिला दिए थे, तो पट से अपना रंग बदल दिया था। उस पर तो कैसा रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस। हम कुछ किए क्या, नहीं किए। तो समझ गया स्पॉन्टेनियस और क्या होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। सिंपल सा बात है। चलो लास्ट में, क्लास के लास्ट में लिखवा देंगे। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, या फिर लिख ही लो, एक काम करो टॉपिक लगाओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखो, दोज केमिकल रिएक्शंस those chemical reaction in which heat is produced, in which heat is produced are called exothermic reactions। अच्छा, किसी के पास केमिस्ट्री का प्रदीप का बुक है, मिसेस चंद छोड़ के,
एसचंद को छोड़ के, दिशा देखें जरा, लिख लिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में, क्या लिखे बताओ? दोज केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक एग्जांपल लिख दो, रिएक्शन ऑफ calcium oxide, reaction of calcium oxide which is also known as quicklime, which is also known as quicklime, लिखे, with water, which is also known as quicklime, with water to form slacked line, slacked S-L-A-K-E-D, slacked line is an example of exothermic reaction, is an example of exothermic reaction। लिख लिए ना? चलो बहुत बढ़िया बात। अब देखो इस एग्जाम्पल को लिख तो लिए तुम लोग, लेकिन ये कंप्लीट तब होगा जब इसका रिएक्शन लिख लोगे, है ना? एक सेकंड, इसका रिएक्शन भी लिख लीजिए। कितने बच्चों को इसको रिएक्शन आता है कि सर हम लिख सकते हैं अपने से? एनीवन लिख सकते हो? एकदम सिंपल। हाँ देखो, क्योंकि देखो भाई क्या बताया मैंने, हमारे पास आया क्विकलाइम, इसको हमने किससे ट्रीट किया? वाटर से, तो क्या बन गया? स्लैक्ड लाइम। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्विकलाइम का फॉर्मूला बता दो। CaO, वाटर, H2O, स्लैक्ड लाइम, CaOH होल ट्वाइस। बोलो क्लियर है? कल ही तो देखे थे ये वाला कहानी, शायद हमको जहाँ तक याद है। देखे थे कि नहीं देखे थे? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन, तो इसको प्लीज लिख लीजिएगा। ये रिएक्शन कैसा होता है? कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। तो जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एक और चीज यहां पे कर लोगे बच्चों, यहां पे लगा लोगे प्लस डेल्टा H, प्लस रिएक्टेंट साइड नहीं, प्रोडक्ट साइड क्या लगा लोगे? प्लस डेल्टा H लगा लोगे। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड क्या लगा लोगे? प्लस में डेल्टा H। ठीक, ये डेल्टा H किसको दिखाएगा कि हाँ कुछ एनर्जी बाहर निकला। आ गई बात समझ में? चलो, तो ये हो गया आपका एक छोटा सा एग्जाम्पल। नेक्स्ट लिखो एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन बताएं, लिखो दोज रिएक्शंस are called endothermic, in which heat energy is absorbed, heat energy is absorbed यानी सोख लिया जाता हो, heat energy is absorbed। क्या दिक्कत? बन गया क्या? ठीक है, एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल में लिख लो। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा N2 प्लस O2 जब मिल के क्या बनाते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड NO बनाते हैं, तो यहाँ पे हीट एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड होता है। ठीक, तो माइनस डेल्टा H लिख देना, है ना? इसमें हीट एनर्जी
ऑब्जॉर्ब करता है। ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपके क्या चीज का, एंडोथर्मिक का। क्या कहोगे अगर कोई पूछेगा व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो क्या बोलोगे, व्हेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, नहीं नाइट्रस, NO क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, देन दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एंडोथर्मिक बिकॉज इन दिस रिएक्शन द हीट इज ऑब्जॉर्ब्ड। कितना कैलोरी हीट इसमें यूज होता है पता है, 43.1 किलो जूल। ठीक है, चलो उसको छोड़ो, बस इतना याद रखो। ये क्या हो जाएगा, कैसा रिएक्शन है ये, हीट ऑब्जॉर्व करता है, हीट लेने वाला रिएक्शन है। समझ गए बात को। और इसीलिए आप सुने होंगे कि चीज़ों को नाइट्रोजन ऑक्साइड में ठंडा करके रखा जाता है। छू दोगे ना तो हाथ जल जाएगा, इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा। बर्फ़ छूने से कभी कभी सुने हाथ जलना, कभी फील किया हो कि बर्फ़ छूने से हाथ जल जाए, फफक्का पड़ जाता है। अच्छे अच्छे बर्फ़, नाइट्रस ऑक्साइड वाले बर्फ़ को छूओगे ना पूरा फूल जाएगा, जैसे आग से छू होता है वैसे ही बर्फ़ से भी होता है। तो यही रिएक्शन यूज़ करते हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो इन सब चीज़ों को छोड़ो, इसको उतार लो, उतार लिए। ठीक, नेक्स्ट लिखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। हे भगवान, लिखो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ जरा यार, थोड़ा सा अपने ऑनलाइन बच्चों का भी थोड़ा ख्याल रख लिया जाए, बिकॉज उन लोग को पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आ रहा होगा इस तरीके से पढ़ाई में। नहीं, एक होता है जब मैं ऑनलाइन ले रहा था तो ऑनलाइन में क्या था कि एकदम कंसंट्रेट होकर कैमरा पे देख के पढ़ाई करता था, तो वो एक पढ़ाने का तरीका और इसमें बहुत अंतर है। तो अगर दिक्कत हो रहा है तुम लोग को भाई साहब, अगर ऑनलाइन पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है, जो लोग ऑनलाइन कर रहे हैं क्लासेस, तो प्लीज़ मेरे को बताओ, फिर मैं उसका दूसरा रास्ता निकालूंगा। लेकिन अगर इससे काम चल जा रहा है देन इट विल बी गुड। तो समझ रहे हो, अंतर समझ रहे हो दोनों में क्या है। कैमरा हम तो क्या दिक्कत है, बोर्ड आ रहा है ना, हम जो लिख रहे हैं वो आ रहा है ना, मेरे आने का हीरो हीरोइन हमको देखना जरूरी है। अजीब हाल है। नेक्स्ट आओ, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन की बात करने वाले हैं। किसको स्पॉन्टेनियस, सिंपल पता है सर, दो रिएक्शन विच कैन टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन। ठीक है, वैसे रिएक्शन जो खुद ब खुद होने लग जाए तो क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। तो क्या लिखोगे, दोज, लिख लो, लिखो साथ साथ लिखो, दोज रिएक्शन विच कैन टेक्स प्लेस बाय इट्स ओन आर कॉल्ड, बताओ क्या कहोगे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, बता सकते हो, बताओ बताओ। मैग्नीशियम, हाँ आराम से वही वाला एग्जाम्पल लिख लेना। ठीक है, सिंपल। KI का रिएक्शन PbNO3 के साथ, तो क्या बनेगा, PbI प्लस KNO3, है ना, यही ना बनता था, बस हो गया, बन गया, बस ऐसे रिएक्शंस हो गए स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस समझ ही रहे हो। ठीक, चलो अब टॉपिक डाल दो, इस पे बेस्ड अब एक टॉपिक डाल दो, चेंज इन टेम्परेचर। अब तुम लोग बहुत चीज़ समझ गए, चेंज इन टेम्परेचर। देखो ऐसा है कि चेंज इन टेम्परेचर का तुम लोग एग्जाम्पल देख चुके हो। जैसे मैंने शुरू में पहला ही एग्जाम्पल बताया था कि जब CaO वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जो कि हमारा जो क्विक लाइम पानी से रिएक्ट करके स्लैक्ट लाइम बनाता है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बदला कि नहीं बदला, बदला, तो ये चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। जो मैंने इंडोथर्मिक में एग्जाम्पल दिया था वो भी चेंज इन टेम्परेचर का एग्जाम्पल हो गया। जो तुमने Zn वाला एग्जाम्पल किया था, जिंक ग्रेनुअल्स वाला, जिंक को H2SO4 में मिलाए थे, वहाँ पे बबल्स तो निकलते हैं, उसके साथ साथ वो धीरे धीरे गर्म भी हो जाता है। वो जो जिस टेस्ट ट्यूब में रखोगे ना, वो टेस्ट ट्यूब धीरे धीरे क्या होने लगेगा, गर्म हो जाएगा। वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो वो भी तुम्हारा किसके अंदर चला आया, इसी चेंज इन टेम्परेचर के अंदर चला आया। तो बस एक एक लाइन करके एग्जांपल्स लिख लो इसमें चेंज इन टेम्परेचर। पहला एग्जांपल लिखो, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर, रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम विथ वाटर। दूसरा लिखो, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रेनुअल्स with sulfuric acid, reaction of zinc granules
विथ सल्फ्यूरिक एसिड, लिख लिए? दो एग्जाम्पल हो गया, तीसरा एग्जाम्पल क्या बताए थे? हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दो ही बताए हैं, तीसरा आप बताने जा रहे हैं, ठीक? वो भी है बाय द वे, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड भी है, ठीक है? वो आपका कंबसन है, जितने भी कंबसन रिएक्शन है ना बाबू, जितना भी जलने वाला रिएक्शन है, सब चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल है। सब कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल गया, समझ रहे हो? चेंज इन टेम्परेचर का रिएक्शन हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एक एंडोथर्मिक वाला बताए थे, N2 + O2 NO वाला, नाइट्रिक ऑक्साइड वाला, वो एंडोथर्मिक था। एक तीसरा वो एग्जाम्पल हो गया। चौथा एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, इसको लिखो, रिएक्शन ऑफ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, लिखो, रिएक्शन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन ऑफ बैरियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड टू फॉर्म बैरियम क्लोराइड, अमोनिया and water is an example of endothermic reaction and characterized by change in temperature, and characterized by change in temperature। हाँ भाई सर, क्लियर है? आओ समझते हैं। सर जी हमने कौन सा रिएजेंट लिया, किसका रिएक्शन हमने कराया? बैरियम हाइड्रोक्साइड का किसके साथ बताओ? एमोनियम क्लोराइड, किसके साथ? एमोनियम क्लोराइड के साथ। तो क्या बना देता है बोलो? बैरियम क्लोराइड, एक सेकेंड मैं लिख दूं यहां पे बाकी, ताकि बच्चों को अच्छा लगे। बैरियम क्लोराइड प्लस बताओ, यस, अमोनिया प्लस बताओ वाटर। ये रिएक्शन हीट को बाहर निकालेगा कि बाहर से हीट ले लेगा? बाहर से हीट ऑब्जर्व कर लेगा, ले लेगा। यानी ये रिएक्शन कैसा रिएक्शन है मेरे प्यारे बच्चों? एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक यानी रिएक्शन को ले लेता है। ये बात एकदम क्लियर हो रही है? चलो सर अब इसका रिएक्शन भी बना के देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, जब एंडोथर्मिक है तो एक्सो हो चाहे इंडो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा है। ले चाहे दे, चेंज इन टेम्परेचर हुआ ना जी। चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, क्या फर्क पड़ता है? हुआ। तो फिर ये कैसा एग्जाम्पल हो गया? चेंज इन टेम्परेचर का। अब बताओ बैरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कोई बता सकता है? वेरी गुड, BaOH होल ट्वाइस। अमोनियम क्लोराइड का बताओ? हाँ, NH4Cl। अब बैरियम क्लोराइड का भाई साहब BaCl2। अमोनिया का NH3 और फिर वाटर का H2O। देखो तो LHS = RHS है कि नहीं? BA दुई गो क्लोरीन आई, यहाँ तो एक गो क्लोरीन है जी, यहाँ 2 क्लोरीन हो गया, काम तो गड़बड़ा गया। तो बैलेंस करना पड़ेगा ना क्लोरीन को। ओके, यानी बैलेंस नहीं है। लगा लो यहाँ पे 2 क्लोरीन कर दो। जैसे ही 2 क्लोरीन करोगे कमाल की बात हो जाएगी। 2 हाइड्रोजन और उसके बाद 8 हाइड्रोजन। कितना हाइड्रोजन हो गया? 10 हाइड्रोजन। नहीं हो गया? तो 3 गो हाइड्रोजन इधर है, तो 2 कर दो इधर, 6 गो ही हो जाएगा। और 2 कर दो यहाँ, 4 गो ही हो जाएगा। 6 4 10 गो हो गया। ऑक्सीजन चाचा देखो 2 गो ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 कर देते नहीं, 2 गो ऑक्सीजन हो गया। नाइट्रोजन देखो 2 गो नाइट्रोजन देखो, तो अब हो गया चकाचक बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये कैसे करते हैं हम सिखाएंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड है। लेकिन हाँ, ये हो गया तुम्हारा केमिकल रिएक्शन। और सिंस ये एंडोथर्मिक है तो माइनस
डेल्टा एच लगाओगे। इससे ये समझ में आता है कि वो हीट क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। ये भी एक एग्जाम्पल हो गया, बेस्ट एग्जाम्पल है, उतार लीजिए, बस यही बात है। टॉपिक है चेंज इन स्टेट, है ना, तो आराम से पहले समझ लो फिर लिखना। ये बहुत छोटी सी टॉपिक है, चेंज इन स्टेट। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल तुमको नहीं मिलेगा, कुछ कुछ एग्जाम्पल मिलेगा। जैसे तुम्हारा जो ये है ना, क्या कहते हैं उसको, मोमबत्ती। आइस इज नॉट एन एग्जाम, केमिकल चेंज थोड़ी है। मोमबत्ती, वैक्स, वैक्स कैसा होता है, अरे वैक्स कैसा होता है, तो सॉलिड लिक्विड की गैस। और इससे सोच रहे हो जैसे कभी आकाश ने पूछ दिया, सॉलिड ना, तो सॉलिड होता है वैक्स। जब आप जलाते हैं तो धीरे 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 खत्म हो जाता है, लिक्विड में चेंज होता है। तो ये क्या हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हुआ, ये कहलाता है तुम्हारा चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले सकते हो, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है आपका ये सब्लिमेशन प्रोसेस। सब्लिमेशन और जो होता है ना, कैम्फर, कैम्फर को जब जलाते हो तो डायरेक्ट वो सॉलिड से खत्म होकर गैस में पहुंच जाता है। ठीक, तो ये भी एक तुम्हारा एग्जाम्पल होता है चेंज इन स्टेट का। इसमें ज़्यादा कुछ पूछना नहीं होता है, एक दो एग्जाम्पल पूछता है। वैक्स का एक एग्जाम्पल हो गया, एक ही है बस, मतलब ये समझ लो ऐसा ही दे दिया है। ये चीज़ बस फाइनली एडिशनली ऐड कर दिया, बाकी इसका कोई काम धाम है नहीं, बिना मतलब की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो अल्टीमेटली हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में एक अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्यों कॉज करता है, रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कैसे कैरेक्टराइज्ड होता है और कैसे केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, ये सब बातें हम लोग पढ़ चुके। कुछ मैंने एडिशनल बातें बताई हैं जो जिसका तुम्हारा एग्जाम से कोई रिलेवेंसी नहीं है, जैसे व्हाट इज द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं पूछने वाला बोर्ड में, लेकिन अगर जानते हो ना तो तुमको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है। समझ रहे हो बात को, ये सब चीज़ जान जाने से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है कि अच्छा हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, इमेजिन कर पाते हो चीज़ों को। दूसरा, मैंने दो तीन बातें और तुमको रिलेवेंट होकर एक्स्ट्रा बताई है, जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सारी चीज़ें क्या है, एक्स्ट्रा हैं। तो इन सबको एज अ मतलब बढ़िया से समझ भले लो, लेकिन इसको रिवाइज वगैरह के कॉन्सेप्ट में मत दिमाग में रखना कि भाई इतना कुछ पढ़ना है, ये सब नहीं। ऐसा तुम खोजोगे किताब में तुमको नहीं मिलने वाला। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं जो तुम्हारे बुक के बहुत अलग हैं। ठीक, तो यहाँ तक के टॉपिक में अब आप देखो, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्वेशन। अभी तो हमने रिएक्शन जाना, अब इक्वेशन क्या होता है, कैसे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, उन सब बातों पे कल बात करेंगे। और पूरा बैलेंसिंग करके बैलेंसिंग पे ढेर सारा क्वेश्चन अच्छा बनाएंगे। एंड तब फिर हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पे आएंगे। मैंने बताया था कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में करने के बाद हमारा टॉपिक ही खत्म हो जाएगा, मुश्किल से 2-3 क्लास लगेंगे। नहीं तो सिंपल सा है कि आज आपका तीसरा क्लास है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। किसके किसके पास एस चंद नहीं है, कितने ऐसे बच्चे हैं जिसके पास एस चंद की बुक नहीं है? तुम्हारे पास है? नहीं, अगर ले सकते हो तो वेल एंड गुड, लेकिन सबके पास एस चंद होना मैंडेटरी है, बिकॉज यही एक ऐसा बुक है जो आपके 10th लेवल पे काम आएगा, आपको बहुत अच्छे से काम। तो दिशा की भी देखो, दिशा भी है, बहुत फेमस है। किस चीज़ को लेकर? फाउंडेशन फॉर IIT JEE। लेकिन भैया पहले मेरा फाउंडेशन तो हो, तब तो हम IIT JEE के लिए फाउंडेशन करेंगे। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ें नहीं पता है, तो पहले तो माइंडसेट उस टाइप का हो, तब हम उसको पढ़ ज़्यादा बेटर है। वैसे ही देखो, प्रदीप की बुक है तो काफ़ी लेंदी हो जाती है वो बुक, मतलब वो इतना लेंदी हो जाता है कि उसमें से चीज़ें छाटनी पड़ेगी, तब आप पढ़ पाओगे। लेकिन एस चंद में क्या है कि बहुत ही आसान शब्दों में, ऐसा नहीं है यार कि हमको एस चंद स्पॉन्सरशिप करने को बोलता है यार, हमको क्या पता उच्चारण नहीं करता होगा कि हम कौन है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बिकॉज अच्छी बुक है एस चंद। इतनी अच्छी बुक है कि उसमें सेल्फ एक्सप्लेन चीज़ें हैं, खूब बढ़िया से तुम एक बार पढ़ के अपने से समझ सकते हो। ठीक है, तो पेज नंबर 6 तक हम पढ़ा चुके हैं। पेज नंबर 6 तक आप लोग एस चंद खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, एक एक लाइन। जब एक एक लाइन उसका पढ़ोगे ना तो तुमको एकदम मेरी पूरी बातें दिमाग में याद हो जाएगी, सब सेट कर जाएगा। उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक, तो आज का क्लास यहीं तक ख़त्म। कल केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करेंगे, कल का बहुत इंपॉर्टेंट है। और कल पहले 5 से 10 मिनट हम क्वेश्चन पूछेंगे, जितना पढ़ाए हैं उसमें से पूछेंगे। अब भाई एक को क्वेश्चन नहीं रहेगा तो फिर समझिए जाओगे कि फिर उसके बाद क्या करना है। ठीक, तो कल पहला बार है जब हम लोग का क्विज़ होगा एक तरीके से, नहीं थोड़ा बहुत लाइव इंटरेक्शन वगैरह होगा, बातचीत करेंगे हम लोग की भी हम कितना आपको याद है कितना नहीं याद है। याद होगा तो सुभान अल्लाह, नहीं याद होगा तो माशा अल्लाह, उसके बाद तो भगवान ही जानता है ना। ठीक, तो बस चलिए यहीं तक रहने देते हैं आज, बाकी कल देखा जाएगा।